हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा यहाँ पे मार्केट अपडेट्स के बारे में और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कल मंडे को मार्केट 3 दिन के लंबे हॉलीडे के बाद खुल रहा है, तो उसमें एक और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि फ्राइडे को जो यूएस मार्केट था वो निगेटिव में बंद हुआ, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, ट्रंप को कोरोना वायरस हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड और ये सब चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो कल सुबह किस तरीके से मूव होगा। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोरेटोरियम का कल फाइनल हियरिंग है। मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई किया है एफिडेविट में कि हम इस तरीके से प्लान करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 करोड़ तक का जो भी लोन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट है उसको सरकार बोल रही है कि हम वेवर देंगे। अब उसको सुप्रीम कोर्ट मानता है नहीं मानता है, उसमें क्या जजमेंट आता है वो हमें कल देखना पड़ेगा। तो ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि हम इस तरीके से इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अपने देश में मूर्तियां जहाँ पे 10,000 करोड़ की बनती है, वहाँ पे टोटल आपको कोरोना वायरस में लोगों को रिलीफ सिर्फ 7,000-8,000 करोड़ का दिया जा रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ की ज़रूरत है जो रिलीफ की ज़रूरत है। और अगर आप सिर्फ नाम के लिए कवर करना चाहते हैं कि हाँ यार देखो हमने रिलीफ दे दिया है, तो बात लगे, लेकिन रियल इम्पैक्ट इसका नहीं दिखेगा। तो ग्राउंड लेवल पे अगर आप सोचते हैं कि लोगों को फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ही माइनर रिलीफ होगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। आप यूएस में देखिए, यूके में देखिए, जो रिलीफ दिया गया उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही माइनर है, मतलब ये कुछ नहीं है। कोई बता रहा था कि 5 लाख तक के लोन में सिर्फ 2,500 रुपीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 2,500 रुपीज़ का फ़ायदा लेके आपको कितना फ़र्क पड़ जाएगा, आप खुद सोचो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे फ्राइडे का तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में आपने देखा कि बैंक्स ने बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स की तरह से आपको दिखाया कि बैंक जो थे पूरे के पूरे बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहे थे। फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, एक्सिस, आईसीआईसीआई और टेक महिंद्रा आईटी में था जो लीड कर रहा था। तो आईटी ने भी ठीक ठाक किया, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। और ओवरऑल अगर आप सेक्टर में देखेंगे तो बैंक, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, ये 3 में काफ़ी स्ट्रेंथ थी। रियलिटी भी ठीक ठाक कर रहा था। वीकनेस सिर्फ एनर्जी में थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। तो कोई ज़्यादा बहुत नेगेटिव मार्केट नहीं था, बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव मार्केट था। अब ये कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है ये देखने वाली बात होगी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते। इसी वीडियो के लिए बहुत सारे लोग 5,000 7,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आप इसको स्प्रेड करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि उनको एटलीस्ट डायरेक्शनल वाइज पता रहे कि किधर मार्केट जा सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में हमारे कंट्रीब्यूशन चार्ट कैसा रहा। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन में देखेंगे जो थर्सडे को था, तो आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, कोटक, तो ये पूरे फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर ने ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का अपसाइड दिखाया है। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस, तो ये 80 to 100 पॉइंट जो है सिर्फ फाइनेंशियल के कारण है। और आप देखेंगे जो भी स्टॉक नीचे की तरफ थे, तो रिलायंस में थोड़ी बेयरिशनेस थी, डॉक्टर रेड्डी, ITC और ये सभी स्टॉक थोड़े से वीक थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग जो है फाइनेंशियल्स है। तो फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट में फाइनेंशियल्स स्टॉक अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और जब फाइनेंशियल स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना है और उसके साथ ही चलना है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल जो 35% होता है निफ्टी का, अगर वो पॉजिटिव है तो निफ्टी को भी ये पॉजिटिव करके रखेंगे। तो ये पहली चीज़ हो गई। बाकी आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनमें जो भी पिटे हुए स्टॉक्स हैं उनमें अपसाइड काफ़ी देखा जा सकता है, उसकी भी बात हम करेंगे। अब हम थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स आप देखेंगे तो फ्राइडे को जो यूएस फ्यूचर था, आप देख सकते हैं टेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। तो जहाँ भी ज़्यादा पैसा लोगों ने लगा रखा है वहाँ से पुल आउट हो रहा है। ऐसा नहीं था कि S&P बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, S&P में भी फॉल था, लेकिन टेक में सबसे बड़ा फॉल आया था। तो ये थीम है ओवरऑल, और ये है कि इलेक्शन के पहले जो लोग अपना सेफ हेवन बाइंग करते हैं, वो सेफ हेवन बाइंग शायद स्टार्ट हो, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये है कि जहाँ पे पैसे हैं वहाँ से लोग बुक कर रहे हैं। तो टेक सेक्टर में आप देख सकते हैं सेल ऑफ जो था फ्राइडे को यूएस में दिखा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या न्यूज़ है। तो ट्रम्प जो है कोरोना हो चुका है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से भी ट्विटर चालू है भाई साहब का। तो अब ये क्या करना चाहता है, नाटक है, नौटंकी है, कई लोग बोल रहे हैं ये ड्रामा है, कई लोग बोल रहे हैं कि है वायरस। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो सकता है उसका एक गेम प्लान हो सकता है एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलने की कोशिश करेगी। ये ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, आपको पता है। तो ये इस तरीके से अभी कन्फ्यूज्ड कम्युनिकेशन आ रहा है। तो अभी हमें नहीं पता कि उसको वायरस है नहीं है, कितना है, सीवियर है नहीं है, क्योंकि उसका एक आदमी बोलता है बहुत सीरियस है, कोई बोलता है नहीं नहीं मैं रिकवर कर रहा हूँ, फिर ट्रम्प खुद ट्वीट करता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत जल्दी मैं हॉस्पिटल से दौड़ता हुआ निकलूंगा और चुनाव जीतूंगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको ध्यान देते रहना है वहाँ पर। अगर कोई भी न्यूज़, अगर वैलिड न्यूज़ आती है कि भाई हाँ उसकी हालत सही में ख़राब है, तो उससे मार्केट को निगेटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर वो रिलीफ
अगर वो बाहर निकल आता है दौड़ते हुए तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है, तो फिर फोकस फिर से आ जाएगा आपका इलेक्शन पे। तो ये है ओवरऑल अभी करंटली सबसे बड़ा थीम जिसके कारण मार्केट में मूवमेंट्स आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नैस्डैक का चार्ट। तो नैस्डैक में मैंने कुछ कोशिश की कि यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसको फिर से इसने ब्रीच किया है फ्राइडे को, तो यहाँ से फिर हम नीचे क्लोज हुए हैं। लेकिन राइट नाउ जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं 11,200, यहाँ पे अगर ब्रेक करते हैं इसको तब निगेटिविटी आएगी। अगर हम यहाँ होल्ड कर जाते हैं तो हो सकता है ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का कंजेशन दिख रहा है इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे ना बियर्स में बहुत ताकत है ना बुल्स में, और ये कोशिश कर रहे हैं फाइट आउट करने की। तो मेरे हिसाब से अगर ये और नीचे नहीं गया तो यहाँ से फिर से बाउंस आ सकता है और फिर से हम ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल कल यूएस फ्यूचर का जो डायरेक्शन होगा मेरे हिसाब से एक बाउंस दिखा सकता है। अगर वो बाउंस दिखाता है तो ओवरऑल हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। अब हम देख लेते हैं अपने मार्केट्स में कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसको हमने टेस्ट किया है, काफ़ी बड़ी अपसाइड आपने देखी है। 10,800 से आप देख सकते हैं 11,430, तो ये ऑलमोस्ट 650 पॉइंट की रैली ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 65% पूरे फॉल का है। अब 65% रैली आने के बाद क्या करेक्शन होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट है करंटली आ रहा है आपका यहाँ पे 11,290 300 के आसपास। कोई भी अगर आपको डिप मिले यहाँ पे तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 210, तो 210 से लेके 280 के बीच में इस एरिया में बाइंग आ सकती है। तो इस एरिया में अगर आप बाय करते हैं तो आपको ये नीचे वाले एरिया को स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हैं 11,200 के आसपास, और इसके नीचे पूरा ट्रेंड रिवर्स होगा। जब तक हम इसके ऊपर हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि हो सकता है एक डिप दे और फिर इसको ब्रेकआउट करे, पॉसिबल बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम इसी रेंज में रहें, इस रेंज में ही रहें और फिर ब्रेकआउट को थोड़े दिन और पोस्टपोन कर दें। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आपको गैप अप मिलता है तो उसमें बाइंग नहीं करनी है। अगर आपको गैप डाउन मिलता है उसमें बाइंग कर सकते हैं आप। 11,330 340 यहाँ तक का भी डिप मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें न्यूज़ इवेंट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात। तो अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। लेकिन ये स्ट्रेंथ भी कहाँ पे जाके रुकेगा? सबसे पहले 22,500, करंटली हम 240 पे हैं, तो यहाँ से 300-400 का बाउंस पॉइंट का बाउंस आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मंडे को कोई एक डिप मिले 100-150 पॉइंट या फिर आपको फ्लैट ओपन भी मिले तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उसको बाय करना चाहिए। एक अपसाइड 200 से 300 पॉइंट ईजिली बनता हुआ दिख रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 200-300 पॉइंट मोस्ट प्रॉबेबली मिल जाना चाहिए। अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब मैंने आपको जैसे बताया कि बैंक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो सबसे पहले जो बैंक मेरी नज़र में है वो है एक्सिस बैंक। बहुत अच्छा ट्रेंड इसमें बन रहा है और मेरे हिसाब से ये एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 456 तक के टारगेट्स इसको अभी आपको दिख सकते हैं। फिर अगर एक डिप भी आता है तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बन रही है। हमेशा याद रखिए कि आपको हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो रिस्क है, क्योंकि अब ट्रंप बोल देगा कल को कि मेरे को फिर से कोरोना है, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ से एक अपसाइड दिख रहा है, लेकिन 458 460 तक में फिर आपको निकल जाना है। एक डिप का वेट करना है बाइंग करने के पहले। तो एक्सिस बैंक ओवरऑल बुलिश स्टॉक है। कोई भी डिप मिलता है आपको 438 तक का, 38-36 तक का, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है टुमारो मॉर्निंग। अब हम आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का सेम चार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी अपसाइड के अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अपसाइड यहाँ पे आ सकता है 375-380 तक का, लेकिन याद रखिए कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 375। एक बार ये ब्रेक किया तो फिर हम एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं 398-400 तक का। तो 375 का वेट कर लीजिए। अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो आप यहाँ पे ले लीजिए, बाय कर लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस रखिए 368 के आसपास। या फिर आप इसको थोड़ा सा और कंसोलिडेशन के लिए कोई डिप मिले, क्योंकि एक डिप भी आएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 360 के आसपास। तो अगर डिप मिलता है 360 तक तो बाय है, और अगर 374 के ऊपर निकलने लगे, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखे तो भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से 3 to 5% का अपसाइड मिल सकता है। लेकिन याद रखिए किसी भी केस में अगर हम इस 375 के एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते अपसाइड के लिए और हम 362 के नीचे जाने लगते हैं तो ये फिर से एक लोअर लेवल टेस्ट कर सकता है। मार्केट इतना वोलेटाइल है कि यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव आ सकते हैं। राइट नाउ जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से बुलिश हैं, लेकिन चीज़ें ओवरनाइट आजकल रातों रात बदल जाती हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये पॉसिबिलिटी थी कुछ बैंक्स में। अब हम देख लेते हैं एक और सेक्टर के बारे में, जो मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था टाटा मोटर्स का वीकेंड से पहले, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मेनली जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे कि सेक्टर वाइज आपको बहुत वीकनेस नहीं दिखेगी, लेकिन सेक्टर में 4 व्हीलर वीक दिख रहे हैं।
तो जो फोर व्हीलर हैं जैसे मारुति है, तो मारुति में थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर से थक रहा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन राइट नाउ अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए ऑटो के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। रीज़न सिंपल है, स्क्रैपेज पॉलिसी आ सकती है और ऑटो सेल्स में डेफिनेटली जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो लोग इंडिविजुअल ट्रैवल करना चाहते हैं वो लोग खरीदेंगे, जिनके पास पैसा है कार खरीदेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है बाइक खरीदेंगे। तो टू व्हीलर तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन फोर व्हीलर में भी जो सस्ते फोर व्हीलर बेचते हैं जैसे मारुति की कार्स, आपकी टाटा की कार्स होती हैं, तो ये सब काफ़ी अच्छी डिमांड क्रिएट कर रहा है कोरोना। तो डेफिनेटली इसमें आप अपसाइड देख सकते हो। किसी भी केस में अगर आपको 6900 ब्रेक करता हुआ दिखे तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो 7100 तक का। तो 6900 के ऊपर आपको बुलिश हो जाना है। राइट नाउ इसको देखिए क्या कंसोलिडेट कर रहा है, और किसी भी केस में अगर 6600 फिर से ब्रेक करे तो आप देख सकते हैं फिर से हम काफ़ी नीचे लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी हैं, तो अगले एक साल के हिसाब से मेरे को लगता है कि मारुति और टाटा काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और जैसे जैसे डिप मिले उसमें आप बाय कर सकते हैं। और बड़े इवेंट पे नज़र रखिए। देखिए कभी भी कोई बड़ा इवेंट आए, अब कोरोना जब बड़ा इवेंट आया आप बोल रहे हो नहीं यार आपने तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया था, भाई कोरोना है ये, ठीक है, इसमें पूरी दुनिया को उलट पुलट के रख दिया, आप अभी भी स्टॉप लॉस में पड़े हो, भाई बेचो निकलो, कहते हैं ना सेल नाउ एंड थिंक लेटर। तो वो चीज़ें आपको उस तरह के इवेंट पे नज़र रखना है। अब यूएस में अगर इलेक्शन में ट्रम्प बोल दिया मैं नहीं हटूंगा, वहाँ इमरजेंसी लागू हो जाएगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगे हो जाएंगे, तो उसके लिए आप बोलो नहीं नहीं आप तो अब मैं इसको खरीद के रखूंगा, तो वो स्टुपिडिटी है। तो आपको आंखें खोल के रखनी है कि क्या हो सकता है पॉसिबली, और उसके हिसाब से एक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो किसी भी केस में अगर 625 को क्रॉस करे ऊपर की तरफ तब आप लॉन्ग करिए, अदरवाइज लॉन्ग करने लायक अभी इसका माहौल नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ है, फोर व्हीलर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, टू व्हीलर में स्ट्रेंथ है। तो ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में। बैंकिंग स्ट्रांग है, ऑटो कंसोलिडेशन में है, अभी भी ब्रेकआउट की चांसेस, देखिए फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन आप अभी भी टेक्निकली इसको देखना चाहेंगे कि क्या ये सही में बुलिशनेस दिखाता है। तो अगर किसी भी केस में महिंद्रा एंड महिंद्रा 625 के ऊपर जाता है तो बाय करिए, और मारुति जो है आपका 6900 के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटीज़ ऑटो सेक्टर के बारे में, फाइनेंस सेक्टर के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ये वीडियो लाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।